चलिए फिर एक और संडे है, और संडे का मतलब क्या होता है? संडे के दिन हम इसलिए इंतज़ार करते थे हमेशा कि उस दिन हम अपने आप को एक छोटी सी ट्रीट देते थे। चाहे वो घर में कुछ अच्छा खाना बनाते थे या फिर बाहर जाके खाते थे, अगर खाना नहीं तो फैमिली को बाहर लेके जाते थे। लेकिन अब कोरोना के टाइम में ये सब बंद हो गया है। फिर भी हमारी यहाँ पर कोशिश है न्यूज़ क्लिक में कि आपको हर संडे एक छोटी सी ट्रीट दे, खासतौर पर आप में से जो क्रिकेट फैंस हैं, कि हम क्रिकेट की कुछ बात करें, आपका थोड़ा ज्ञानवर्धन करें। और आज तो हम आपके लिए डबल ट्रीट लाए हैं। वो डबल ट्रीट इसलिए है क्योंकि क्रिकेट की तो हम बात करेंगे ही, और बहुत जूसी टॉपिक भी है, हम मैच फिक्सिंग के बारे में बात कर रहे हैं। डबल ट्रीट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे साथ आज एक पाकिस्तानी स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के लेजेंड है, शाहिद हाशमी। ठीक है, आप में से ज़्यादा लोग पाकिस्तानी क्रिकेट लेजेंड्स को जानते हैं, वसीम अकरम, वकार यूनिस, इनको जानते हैं। पर हमारे जैसे जो जर्नलिस्ट है ना, वो जो जर्नलिस्ट लेजेंड्स हैं उनको भी जानते हैं। तो उनमें से ये है एक शाहिद हाशमी। आप लोग में से जो वाकिफ ना हो उनको मैंने वाकिफ करा दिया है इनसे। तो ये हमारे गेस्ट आज हमारे कराची से जुड़ रहे हैं। मैं हूँ निखिल नाज, हमेशा की तरह मेरा साथ देंगे जेमी ऑल्टर। तो शाहिद भाई, सबसे पहले तो ये बताएं, यहाँ ना इंडिया में तो संडे मंडे सारे दिन एक ही लग रहे हैं। पाकिस्तान में क्या हाल है? कुछ लॉकडाउन का मतलब क्या है? मेरे को पता चला आप ऑफिस रोज आ रहे हैं। ऑफिस रोज आना पड़ता है, इसलिए भी कि आपको थोड़ी सी चेंज चाहिए होती है। शुरू में 4-5 दिन थोड़ा लॉकडाउन में रहे तो बोरियत होने लगी। क्रिकेट भी नहीं है, फुटबॉल भी नहीं है, मूवीज आप कितनी देखेंगे। बहुत ज्यादा मूवीज का मैं बहुत शौकीन हूँ, लेकिन सारी पहले से देखी हुई थी, तो अब जो नई आ रही हैं उनका थोड़ा बहुत देख के फिर आगे बढ़े। तो ऑफिस आना इसलिए भी जरा होता है कि थोड़ा आपको जो लेटेस्ट सिचुएशन है वर्ल्ड वाइड, और मैं जनरल न्यूज में भी थोड़ा इंटरेस्ट रखता हूँ, तो मैं आके जनरल न्यूज देखता हूँ। इसलिए कि डेस्क इतना स्ट्रांग नहीं होता। एक दफा डेस्क में बहस हो रही थी कि मोजम्बिक इज द कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका, तो मैंने उनको बताया कि नहीं, मोजम्बिक अलग एक कंट्री है। तो थोड़ी सी पढ़ने पढ़ाने में कमी होती है। और डेस्क जाहिर इतने टीवी चैनल्स खुल गए तो इतने प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है नहीं। हाँ, नहीं, ये सिर्फ आपके यहाँ भी नहीं है, हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है। जैसे आप टीवी चैनल्स के बारे में बात कर रहे हैं, कई परेशानियां होती हैं। इससे पहले कि मैं क्रिकेट पे आऊँ, अब क्योंकि आपने मेंशन कर दिया कि आप फिल्मों के बहुत बड़े शौकीन तो बता दें वहाँ पाकिस्तान में कैसी ये न्यूज़ को लिया गया है। क्योंकि इंडिया में तो आजकल क्रिकेट की चर्चा नहीं, पहले इरफान खान और फिर अब ऋषि कपूर, दोनों की जो डेथ हो गई है उस पर बहुत बातें हो रही है। पाकिस्तान में भी क्या है, इसका खबर का क्या असर है? दोनों ह्यूजली पॉपुलर एक्टर्स थे पाकिस्तान में। ऋषि कपूर भी, ऋषि कपूर बॉबी से लेके अभी एक वो जो जिसमें स्कूल टीचर वो बने थे, वो फिल्म थोड़ा सा नाम मेरे उसके जहन से निकल गया। क्या कमाल दो दूनी चार थे। इरफान खान भी, इरफान खान मेरे एक डिस्टेंट रिलेटिव्स भी होते थे, मेरी मुमानी के वो। हाँ, तो दोनों ग्रेट एक्टर्स। बहुत ह्यूज लॉस है, और इस लॉस को मतलब इस वैक्यूम को फिल करना बड़ा मुश्किल होगा बॉलीवुड के लिए। दो ग्रेट एक्टर्स चले गए। चलिए, आप कह रहे हैं इरफान से आपका दूर का नाता भी है, वैसे ऋषि कपूर का भी है पाकिस्तान से। यहाँ पेशावरी हैं वो, की फैमिली वहां से आती है, मैंने सुना है। उनका जो एंसेस्ट्रल घर है वो भी वहीं है। चले क्रिकेट के बारे में बात करते हैं। हम इस बार बात कर रहे हैं मैच फिक्सिंग को लेकर। मुद्दा जो है वो आया, ये जो उमर अकमल को लेकर जो हुआ है कि भाई 3 साल का उनको बैन होगा, उसमें से हो सकता है काफी हद तक सस्पेंडेड भी हो। लेकिन उस इशू को लेकर हम बात करेंगे। लेकिन हमारी जो मकसद है ना, वो है कि लार्जर इशू पे बात करें कि मैच फिक्सिंग का जो ये एक डेविल है एक तरह से, उसको कैसे रूट आउट किया जाए क्रिकेट से। ठीक है, सबसे पहले शाहिद भाई आप मुझे ये बताएं कि इससे पहले कि हम मेरिट ऑफ द केस पे बात करें कि उमर अकमल ने किया नहीं किया, क्या पनिशमेंट हो, छोड़ें। रमीज राजा ने जैसे कहा है कि ही इज जॉइंड अनदर लिस्ट, अनदर इडियट जॉइंस द लिस्ट। हाँ, उमर अकमल और ये जो अकमल भाई है, इनका आपको क्या लगता है? ये इतना टैलेंटेड था उमर अकमल, जिसे कहा जाता था वेस्ट ऑफ टैलेंट है? अगर आप 3 साल का ना भी हो, 1 साल हो, 2 साल हो, जो टैलेंट लेके चले थे, एज अ क्रिकेट जर्नलिस्ट आपको क्या लगता है? बहुत बड़ा वेस्ट किया है इतने टैलेंट को? ह्यूज लॉस ऑफ टैलेंट। दो पाकिस्तान को बहुत ग्रेट लॉस हुए। अभी वो दोनों ग्रेट की तरफ जा रहे थे, जैसे विराट बन गया। अगर आपको याद हो 2008 में मलेशिया में जूनियर वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें विराट कोहली कैप्टन था, अहमद शहजाद और उमर अकमल दोनों पाकिस्तान की टीम में थे। इंडिया ने वो वर्ल्ड कप जीता। विराट कोहली का क्या प्रोग्रेस हुआ है, रिमार्केबल, मतलब फेरी टेल उसका प्रोग्रेस हुआ है। उसने खुद से अपने आप को मैच्योर किया। वो भी थोड़ा बहुत इन्हीं की तरह था, लेकिन उसने अपने आप को बड़ा मैच्योर किया। फिटनेस, डाइट, कमिटमेंट, पैशन, लव ऑफ द कंट्री, लव ऑफ द गेम। क्या कमाल का आदमी है वो। जितना अच्छा खेलता है उतना ही अच्छा बोलता भी है। हमारे यहाँ बोलने वाले भी कम हैं, और फिर इन दोनों ने अपना करियर बड़ा खराब किया।
उमर अकमल के दो भाई और खेलते हैं, कामरान अकमल और अदनान अकमल, दोनों का कभी कोई इतना बड़ा कोई ऐसे कंट्रोवर्सी नहीं हुई जितनी उमर अकमल की हुई। उमर अकमल को आदत है अपने पैर में गोली मारने की, और वो बार बार गोली मारता रहा। थोड़ा अपब्रिंगिंग का भी मसला था, इतनी अच्छी अपब्रिंगिंग नहीं है, एजुकेशन वाइज बहुत लैक करता है, एजुकेशन नहीं है। अगर आप बात करो शान मसूद की, अजहर अली की, असद शफीक की, बिल्कुल अलग ही क्लास नजर आती है उन तीनों लड़कों की। तो उमर अकमल के साथ ये प्रॉब्लम रहा। क्या टैलेंट था 2008 में, ए टीम की तरफ से ऑस्ट्रेलिया आया और उठा के खेलता है, कमाल का प्लेयर है। एक साल बाद ही वो टीम में आ गया और मैच में 100 बनाया। उसके बाद वो किसी कप्तान की, किसी कोच की मानता नहीं था। 2011 में हरारी टेस्ट में जिम्बाब्वे ने बड़ा अंडर प्रेशर कर दिया पाकिस्तान को 400 बनाकर, और मिसबा बार बार उसको समझाता रहा कि देखो हम दोनों ने लंबी पार्टनरशिप बनानी है। उसने वहीं मारा जहां वो उसको मना कर रहा था मिसबा, और उस 2011 के बाद वो 9 इयर्स कोई टेस्ट मैच नहीं खेला, जबकि कितना कमाल का प्लेयर था। तो ह्यूज लॉस। अपने आप को अगर डिसअपॉइंटमेंट किसी को हो तो वो उमर अकमल को ही होनी चाहिए, किसी और को नहीं होनी चाहिए। अच्छा जिमी, एक चीज बताएं, ये ना एक परसेप्शन का बहुत बड़ा खेल होता है क्रिकेट में। क्रिकेट क्या, लाइफ में भी हम मानेंगे, हम मान लेते हैं ये अच्छा है ये बुरा है। क्या आपको लगता है जो अकमल भाई, उमर अकमल की बात करें, कामरान, दोनों की बात करें, एक परसेप्शन था इंटरनेशनल क्रिकेट में कि कहीं ना कहीं कुछ करप्शन तो है ही, चाहे वो केसेस में क्लीन निकले हो, कोई प्रूफ आगे मिले हो या ना मिले हो, बट एक परसेप्शन था कि कुछ गड़बड़ तो कर रहे हैं दोनों भाई। ये कैसे आपको लगता है, परसेप्शन सही था, कैसे बना, इसके पीछे क्या कारण था? बात अगर हम उमर अकमल की करें तो आई नो शाहिद भाई ने भी उनका जिक्र किया था, मुझे याद है हिज टेस्ट डेब्यू न्यूजीलैंड में था वो, आई डोंट नो व्हाट ही गॉट 130 और शायद, मैंने देखा वो पूरा मैच टीवी पे, और हम यहाँ बैठ के कह रहे हैं यार पाकिस्तान, वी हैव ऑलवेज हर्ड ऑफ द ग्रेट बॉलर्स, तो बहुत टाइम के बाद एक ऐसा बैट्समैन आया कि दैट टाइम विराट कोहली वाज नॉट द विराट कोहली, बट हिज नेम वाज बीइंग टॉक्ड ऑफ इन दैट रोहित शर्मा युवराज वाला लीग, कि ये यंग प्लेयर्स हैं, युवराज ऑब्वियसली ओल्डर, पर ये बंदा ही कुड बी the next Javed Mianda, the next Yunus Khan, again already too much pressure. अब उस उमर अकमल जिसने उस लेवल की बॉलिंग को धोया था टेस्ट डेब्यू पे, फिर उसके बाद शाहिद भाई तो जानते मुझसे अच्छे, 7-8 बार तो इंसिडेंट्स हुए, चाहे ऑफ फील्ड हो ऑन फील्ड हो, यू टॉक्ड अबाउट देम, तो कहीं ना कहीं इस बीच में कि इट्स अ फेलियर ऑफ हिम, शायद फेलियर ऑफ द सिस्टम आल्सो। आई नो कि पीसीबी ने बहुत बहुत मौके दिए उनको, रैप्स ऑन द फिंगर्स, but there's one thing to curb someone's attitude and approach, and दूसरी बात ये जहां पे ये illegal activities की बातें होती है, अदनान अकमल को मैंने frankly ज्यादा देखा नहीं, तो हम बात करेंगे कामरान की और उमर अकमल की। the amount of cases कुछ हुए लीग में लेके, I know and some have been murmurs around the international level, but कहीं ना कहीं जो हम क्रिकेट प्रेमी हैं, जो हम देखते हैं, I think nobody from three of us has watched the match as closely as Shahid bhai, but as a cricket follower कि जब ये activities आते हैं तो why does it seem to happen more from the Pakistan camp more than any other team? तो यहाँ मैं शाहिद भाई से पूछूंगा, इतनी सारे एग्जांपल्स आए हैं, to what extent is the system to blame, sir? थोड़ा बहुत तो आपको सिस्टम को भी ब्लेम करना पड़ेगा, इसलिए कि सारे केसेस पाकिस्तान में हो रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये, मैंने कैप्टन से पूछा कि तुम कैप्टन हो, इतने अथॉरिटेटिव हो, इतने तुम्हारी रोल मॉडल टाइप हो, क्या ये जब प्लेयर चले जाते हैं, क्रिकेट सीजन नहीं होता, तो उनको फॉलो करते हो, उनको पूछते रहते हो कि वो क्या कर रहे हैं? तो उसने कहा नहीं, अपना घर, उनका अपना घर, मेरा अपना घर, मैं तो इतना फॉलो नहीं करता। तो बड़ी हैरानगी की बात है कि कैप्टन को, कोचेस को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को थोड़ा सा ज्यादा फॉलो करना चाहिए। एंटी करप्शन लेक्चर्स होते हैं, रेगुलर लेक्चर्स होते हैं, रेगुलर क्लासेस होती है नेशनल में, लेकिन ये लड़के फिर भी वेवर्ड हो जाते हैं। कमाल की बात देखें कि शर्जील खान और खालिद लतीफ को PSL 2 से पहले 2 दिन पहले एंटी करप्शन का लेक्चर हुआ, और 1 घंटे बाद जाके वो बुकी से कैफे में मिल लिए। 1 घंटे, नॉट इवन अ डे, नॉट इवन 24 आवर्स या 48 आवर्स, 1 घंटे बाद वो कैफे में जाके बुकी से मिल लिए और उन्होंने डील कर ली। तो लैक ऑफ एजुकेशन नंबर 1, लैक ऑफ सिस्टम नंबर 2। लेकिन पीसीबी कहां तक उनका पीछा ले? पीसीबी एक थोड़ा सा बता देता है कि ये चीजें हैं, 24 घंटे उनके साथ नहीं रह सकते या 24/7 उनके साथ नहीं रह सकते, तो थोड़ा सा प्लेयर्स को अपना खुद भी ख्याल रखना पड़ता है। एक चीज शायद भाई, अभी मैं रमीज राजा का जो सुन रहा था, मैंने पहली चीज तो उन्होंने किया कि एक और अनदर इडियट हैज जॉइंड द लिस्ट। दूसरी बात उनका कहना है कि भाई अब ये छोटे मोटे आप 1 साल 2 साल सस्पेंडेड ये सब छोड़ें, जो फिक्सर है उसको ना आने दे क्रिकेट में,
लेट्स टेक सम हार्श डिसीजंस। क्या कैसा लगता है आपको? वर्ल्ड क्रिकेट की बात करेंगे, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, क्या लगता है इज दिस द वे टू गो? ये छोटे मोटे साल 2 साल नहीं, आप लाइफ बैन कर दें जिसका भी नाम आता है, क्या कहते हैं इसके बारे लाइफ बैन होल्ड नहीं कर सकता, इसलिए कि मुझे अच्छी तरह याद है 2008 में इंटरनेशनल ओलंपिक ने लाइफ बैन लगाया जस्टिन गैटलिन पे, जो 100 मीटर का स्प्रिंटर था। उसने कोर्ट में केस कर दिया, वो केस जीत गया, वो फिर दोबारा आया। तो थॉमस बैक से किसी ने पूछा कि व्हाई दिस इडियट कमिंग बैक अगेन एंड अगेन आफ्टर कंप्लीटिंग हिज सेंटेंस। तो उसने कहा कि वी कांट स्टॉप हिम। कोर्ट में जाते हैं, लॉयर इतने स्ट्रांग होते हैं, वो जाके कहते हैं कि आप किसी की लाइवलीहुड नहीं छीन सकते। तो आप लाइफ बैन ना करें, आप सिर्फ ये कहते हैं कि इतने साल का बैन है एंड दिस गाय विल नेवर प्ले फॉर द कंट्री अगेन। तो एक अगर 2010 में जब वो 3 स्पॉट फिक्सिंग का केस हुआ था, सलमान बट, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ, उस वक्त अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने एंटी करप्शन कोड में थोड़ी सी अमेंडमेंट कर लेता और लिखता कि अब कोई भी पकड़ा गया तो ही विल नॉट प्ले फॉर पाकिस्तान अगेन। वो आए, क्रिकेट खेले, फर्स्ट क्लास खेले, लीग्स खेले, इधर उधर जाके खेले, लेकिन ही विल नॉट प्ले फॉर द कंट्री। और इवन जब कंट्री से नहीं खेलेगा तो लीग्स भी ऑटोमेटिकली उसको एनओसी नहीं मिलेगी, वो नहीं खेल पाएगा। तो स्ट्रॉन्ग मेजर्स लेने पड़ेंगे। अब एहसान मानी ने कहा है कि एक लेजिस्लेशन गवर्नमेंट को देंगे और फिर असेंबली से पास करवा के इसको एक क्रिमिनल एक्ट बना देंगे। जब एक क्रिमिनल एक्ट बन जाएगा तो फिर आपके पास एक ऐसा इतना स्ट्रिक्ट एक मेजर हो जाएगा जिससे आप ये फिर रोक सकोगे। लेकिन एजुकेशन और स्ट्रिक्ट लॉज, ये दो बहुत बहुत मेन चीजें हैं। ये करेंगे तो रुकेंगी, इसलिए कि आप स्पॉट फिक्सिंग को, मैच फिक्सिंग को रोक नहीं सकते। ये लियोर, ये ऑफर, ये अट्रैक्शन रहेगी इंटरनेशनल क्रिकेट में। जब जब और लीग जब जब जहां होगी, ये अट्रैक्शन रहेगी। ये इंटरेस्टिंग बात आपने की है जेमी। ये चीज मैं आपसे पूछूंगा, जैसे ये कह रहे हैं ना कि इसको आपको क्रिमिनल एक्ट बनाना पड़ेगा। अब सिर्फ पाकिस्तान की बात क्यों करें, इंडिया में भी हम देखते हैं कि इतने बड़े बड़े नाम आए, ठीक है ना, लेट 90s अर्ली 2000 में जो मैच फिक्सिंग के लिए पकड़े गए, वो कोर्ट जाते हैं, केस जीत के आ जाते हैं। उसके पीछे ज़्यादातर लोगों का क्या, जो लॉ एक्सपर्ट्स हैं, उनका मानना है सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मैच फिक्सिंग है ही नहीं आपके लॉ में, ठीक है। आप उसको चीटिंग में देखते हैं, आई थिंक चीटिंग के अंडर आता है, या फ्रॉड या चीटिंग के अंडर आता है, जिसमें ज़्यादा वही 1 या 2 साल का आपको बैन मिलेगा, आप उसको लड़ सकते हो। तो प्रॉब्लम यही है, जैसे पाकिस्तान की ये बात कर रहे हैं, इंडिया जैसी कंट्री में भी आपको इसको क्रिमिनल ऑफेंस बनाना पड़ेगा। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर जो ये स्पॉट फिक्सिंग, जो मोहम्मद आमिर और ये सब हुआ था, अगर इंग्लैंड में नहीं, पाकिस्तान या इंडिया में होता तो खिलाड़ियों को कभी उतनी पनिशमेंट होती नहीं। वो इसलिए क्योंकि यूके का लॉ फिर भी काफी स्ट्रिक्ट है, तो आप एक्शन ले सके। क्या ये चीज जरूरी है? मेरा मानना है कि हाँ बिल्कुल है, क्योंकि अगर हम क्रिकेट को ऐतिहासिक तौर से देखें तो आई मीन वी नो दैट द गेम जब शुरू हुआ था 200 साल जब भी था, तो जमींदार राजाओं ये अपने आप के लिए अपने टीम जो है वो खड़े करते थे और वो बैटिंग करते थे। तो प्रॉब्लम तो है ही फ्रॉम डे वन। अब इसको अगर आप गैर कानूनी उसको वो एक इफ यू मेक इट इलीगल, इट रिमूव्स ऑल डाउट कि भाई मैं कुछ कर सकता हूं। अभी शाहिद भाई ने बोला कि अगर आप ये बोले कि आप पाकिस्तान के लिए नहीं खेलोगे, इंडिया के लिए नहीं खेलोगे, ठीक है, बट सो मेनी प्लेयर्स ऑलरेडी अपना नाम कमा चुके हैं, उस टाइम वो अपने बिजनेस इंटरेस्ट लगा सकते हैं, तो उनके पास एक रास्ता है जिससे वो फिर भी पैसे कमा पाए। हाँ, इतने पैसे नहीं कमाएंगे जितने वो देश के लिए खेले या लीग के लिए खेले, बट यू नीड टू कट ऑफ दैट पॉइजन एट द हेड ऑफ द स्नेक। तो ये मैं मानता हूं कि अगर ये इलीगल हो गया देन देयर इज नो कमिंग बैक। हाँ, शायद अगर 3 साल हो, 5 साल के सजा हो, वो तो सरकार को देखनी पड़ेगी, पर जब ये इलीगल, जब तक बंदा जेल नहीं जाएगा, मेरे ख्याल से उसके भेजे में यह बात नहीं घुसेगी कि आई शुड नॉट बी डूइंग दैट। शायद इट्स अ वेरी सिंपलिस्टिक वे ऑफ सेइंग इट, बट बिकॉज ये इतनी केसेस आ चुके हैं और हम देखते हैं कि रैप ऑन द नकल्स 6 महीना, 8 महीना, 1 साल, 2 साल, इससे ज्यादातर इंसान पे जो है उसकी दिमाग, उसके दिल में कोई असर नहीं पड़ा। मोमेंटरी लॉसेस हुए, कुछ बैन हुए, कुछ टेंट हुए, लेकिन आखिर वो इंसान वापस आ सकता है। ये नहीं कह रहा हूं कि उनको दूसरा मौका नहीं मिलना चाहिए, पर जब तक इनको कड़ी सजा नहीं मिलेगी, मेक इट इलीगल, ओनली देन कैन यू रियली शेक द फाउंडेशंस। चलिए दूसरे मौके की बात करें, क्योंकि शाहिद भाई ने भी उसके बारे में कहा कि भाई यू कैन नॉट टेक एनीवन्स लाइवलीहुड अवे, ठीक है, गलती करी, आप उनको सजा दें, कड़ी सजा दें, ये आप ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। इसी से क्योंकि जुड़ा ना, अभी मैं पढ़ रहा था शाहिद भाई, पाकिस्तान में सलीम मलिक को लेकर काफी इस पे बात हो रही है कि उन्होंने अभी रिसेंटली अपोलोजाइज भी कर दिया, बोला हाँ मेरे से गलती हुई, मैंने ये सब किया, बट आई रिग्रेट इट, अब मैंने उसका बैन भी सर्व कर लिया, अब मुझे आप लेट मी गिव इट बैक टू द गेम। जब भी वो कोचिंग के लिए अप्लाई करते हैं उनको रिजेक्ट कर देते हैं। क्या मानना है पाकिस्तानी क्रिकेटिंग सर्कल्स में कि हैज ही
serve his due, हो गया जो चला गया, अब let him give it back? Should he be reinstated in the society or the cricketing society? देखिए, जब तक कोई लॉ नहीं होगा ना, जब तक आप किसी को रोक नहीं सकते। अब सलीम मलिक भी कहेगा कि उसके बच्चों को लोग स्कूल में कहते थे कि फिक्सर का बच्चा है, फिक्सर का बेटा है, 2-3 दफा आवाजें लगा दी, तो उसको भी सोसाइटी में वापस आना है, अपना नाम कमाना है। हमें अभी तक 2008 में कोर्ट ने उनका लाइफ बैन ओवरटर्न किया था, उसकी हमें कॉपी नहीं मिली। जब हम उस कॉपी को देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि आया उन्होंने उसका लाइफ बैन कम किया है, या ये बोला है कि लाइफ बैन स्टैंड नहीं करता कोर्ट ऑफ लॉ में, आप किसी की लाइवलीहुड नहीं रोक सकते, या उन्होंने ये कहा है कि एक्सोनरेट करते हैं, इसके खिलाफ मैच फिक्सिंग के कुछ सबूत नहीं है। ये जब तक हम वर्डिक्ट नहीं देखेंगे, जब तक हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आया सलीम मलिक को दूसरा चांस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। जब आपने एग्जाम्पल सेट कर दी, बहुत से लोगों को मैच फिक्सिंग में सजा हुई, वो दूसरा चांस लेकर आ रहे हैं, खेल रहे हैं। सबसे प्राइम एग्जांपल मोहम्मद आमिर की है, उसने गिल्टी प्लीड किया, उसने यूके में केस किया था, तो वो जाहिर है वहां गैम्बलिंग एक्ट की वायलेशन थी, इसलिए उन लोगों को सजा हुई। यही चीजें जैसे अगर आपने कहा पाकिस्तान इंडिया में होती तो इतनी बड़ी सजा भी शायद नहीं होती, बल्कि मामला भी दब जाता। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि सलीम मलिक को आया कोर्ट ने एक्सोनरेट किया था मैच फिक्सिंग से, या ये कहा था कि उसका लाइफ बैन कम करके से 10 years तब बैन क्लियर कर ले। जाहिर है उस बात को भी 20 साल हो गए, फिर उसको सेकंड चांस चाहिए। कोई कोचिंग क्लिनिक खोल ले, कोई अपनी कोचिंग करे, प्राइवेट कोचिंग क्लिनिक खोल ले। इसलिए क्या कहा, आप जब भी उसको इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस लाओगे तो फिर फिंगर्स रेज्ड होंगी, क्वेश्चन रेज्ड होंगे कि यार सलीम मलिक को आप दोबारा क्यों लेके आए। लेकिन क्या ये जेमी जायज है भाई? किसी ने अपना सर्व कर लिया, आपने अभी जैसे कहा कि कड़ी सजा होनी चाहिए, ठीक है, कड़ी सजा हम करते हैं, बट क्या किसी को हक नहीं है टू कम बैक? एंड जब आपने भाई बड़े बड़े जो मर्डरर्स होते हैं उनको भी आप क्या 14-15 साल सजा देते हो, यू अलाउ देम टू कम बैक इनटू सोसाइटी जब वो अपना सेंटेंस सर्व कर लेते हैं। मैं इसलिए भी बात कर रहा हूँ ना, सिर्फ सलीम मलिक को लेकर नहीं। मैं कल ही बस एक पॉडकास्ट सुन रहा था स्पोर्ट्स स्टार का, मनोज प्रभाकर के साथ वहाँ बात हो रही थी। उनका भी ये कहना था कि उनको जो बैन मिला वो उन्होंने सर्व किया। आज के दिन ही वांट्स टू गिव अ लॉट बैक टू इंडियन बॉलर्स। वो जब देखते हैं टीवी पे उनको लगता है कई चीज़ें मैं सिखा सकता हूँ इंडियन बॉलर्स को, रिवर्स स्विंग हो, ये सब हो, तो मुझे यूटिलाइज करा जाए, क्यों नहीं आप मुझे यूटिलाइज करते? तो इन द लार्जर थिंग क्या आपको लगता है कि भाई एक बार आदमी फंस जाता है तो उसको वापस आना चाहिए, या फिर गौतम गंभीर जैसा आपका आउटलुक है? क्योंकि उनसे मैंने बात की थी, उन्होंने एक इंटरव्यू मुझे कहा था, अगर आप ये क्राइम इतना बड़ा है कि आप वापस नहीं आ सकते, अगर आपने अपने देश को बेच दिया, तो हमने वहाँ पे मोहम्मद अजहरुद्दीन की चर्चा की थी उस इंटरव्यू में गौतम गंभीर के साथ। उनका मानना था ठीक है आपने बैन सर्व कर लिया, आप कुछ और करें सोसाइटी में, क्रिकेट में आप नहीं आ सकते क्योंकि कंट्री से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। वेयर डू यू स्टैंड ऑन दिस? आई वुड हैव टू से ना, मैं गौतम गंभीर की साइड में सहमत हूँ, बिकॉज देखो चलो ही यूज द टर्म आपने देश को बेच दिया, ठीक है, बात सही है। अगर आप उसको 5 साल के बाद कह सकते हो कि आप आते हो वापस, तो यस ही मे नॉट बी एबल टू कम बैक, ऑब्वियसली नॉट एज द प्लेयर ही वाज, लेकिन आप फिर भी उसको एक एंट्री दे रहे हो वापस उसी फील्ड में जहां पे उन्होंने ये इलीगल काम किया था। तो लेट देम नॉट, ठीक है, शायद यू कैन कम बैक परहैप्स एज अ कोच एट सम पॉइंट, बट इनका जो प्लेइंग करियर है वो खत्म होना चाहिए वहीं पे, क्योंकि एज अ प्लेयर इनको जो मिला, जो सामान उनको मिला देश के खेलने के थ्रू, उसी सामान को उन लोगों ने मिट्टी में मिला दिया। तो फॉरगेट द फैक्ट ऑफ देम कमिंग बैक एज अ प्लेयर। हाँ, बाकी जैसे मैंने कहा था, अगर वो कोच में के तौर पे आए कहीं और लेवल पे, बट डू नॉट लेट देम गेट बैक इनटू दैट इंटरनेशनल सेटअप। कभी इनको एहसास होगा आफ्टर व्हाट हैपेंड। लेकिन अगेन नहीं, इसमें मैं वही, क्योंकि आप कह रहे हो कि अगर आपने कि आपका प्लेइंग करियर खत्म हो जाए, इसमें अब जो वो प्लेयर्स है ना जो जिनकी हम बात कर रहे हैं, अब वो बोल सकते हैं कि भाई कोर्ट ने तो उनको बरी कर दिया ना, दे कुडंट प्रूव एनी मैच फिक्सिंग, तो अब ये कौन डिसाइड करेगा कि मैंने देश को बेचा है या नहीं? दैट्स बिकॉज अब तक वो क्रिमिनल एक्ट है नहीं ना, उसको अगर आप इलीगल कर दोगे, इफ इट बिकम्स अ क्रिमिनल एक्ट, देन देयर इज नो चांस फॉर कोई कह सकते कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। अभी हम बात कर रहे हैं इन द करंट सिनेरियो, उसको अगर हम चेंज करें जहां पे बहुत सारे, मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं श्रीशांत का लेकर, वो आज भी नहीं मानते कि उन्होंने किसी तरह की फिक्सिंग, वो तो कभी नहीं मानेंगे। हाँ, तो फिर राइट, एक वो चीज होती है ना, अगर आप देखिए, आप भी फिल्मों के शौकीन हैं, हम कई ऐसी फिल्में देखते हैं ना, आप पता नहीं आपने वो तलवार देखी या नहीं, उसमें ये कहना था कि कितने भी चीजें ऑब्वियस लगे, एंड में कुछ पता नहीं है कि किसी ने किया है नहीं, सो इट्स बेटर टू लेट अ क्रिमिनल गो देन पनिश समवन हु इज नॉट कमिटेड दैट क्राइम। तो क्या ये चीज जजमेंट आती है जब क्रिकेट में देखेंगे? तो
you can speak about a movie and stuff, but the fact is जब अगर ये illegal act हो जाता है and it comes and people have the penalty of being jailed, तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि उनके दिमाग में आ गया कि देखो यार बैन होगा 1 साल के नहीं करूंगा. You have to change the way ये लोग जो सोचते हैं वो क्यों आते हैं उसमें. शाहिद भाई ने कहा था कि कुछ बातें होती है एजुकेशन को लेके, अपब्रिंगिंग, समाज, बिल्कुल सही है, बट अभी तक कहीं ना कहीं इन लोग को लगता है कि यार क्या होगा, मेरे को 1 साल के लिए बैन करेंगे, 2 साल के लिए बैन करेंगे, आई कैन स्टिल बी इन्वॉल्व इन अ फ्रेंचाइज through ओनर, थ्रू बिहाइंड द डोर मर्की. तो इसको पूरा हटाने के लिए, एंड आई नो दैट वी कैन नॉट रिमूव इट बिकॉज़ अब क्या है, बेटिंग जो है वो एक मल्टीनेशनल अक्रॉस द वर्ल्ड एक ग्लोबल एक मार्केट है वो. बट जहां तक प्लेयर की बात करें, इनके मन में वो डर डालो कि यार मैं जेल जाऊंगा 5-6 साल के लिए, आई माइट नॉट बी वेलकम बैक इनटू द समाज. जब ये होगा, एंड अगेन आई सेड इट्स अ वेरी सिंपलिस्टिक वे, बट एटलीस्ट इट्स अ स्टार्ट. मैं कह रहा हूं अभी एक वर्ड है इंग्लिश में, डिटरेंस. अब तक हम कोई भी बोर्ड देखें, आईसीसी देखें, बीसीसीआई देखें, ये सब चल रहे हैं डिटरेंस के तौर पे कि देखो बेटा ये मत करना है, ये ऐसा है. वो अप्रोच हटा दो. लेट देम नो कि भाई तुम जेल जाओगे, तुम क्रिमिनल हो जाओगे. तभी जो है वी कैन स्टार्ट टू टॉक अबाउट हाउ थिंग्स कैन चेंज. ये मेरा मानना है. ओके, शाहिद भाई, मैं वही एक और एंगल पे बात करता हूँ. कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें क्या रोल पे बात करनी पड़ेगी, क्रिकेट बोर्ड के रोल पर. और मैं इसमें एग्जांपल लेता हूँ, कई बड़े बड़े क्रिकेट बोर्ड, इंडियन बोर्ड हो सकता है, पाकिस्तानी बोर्ड हो सकता है, ऑस्ट्रेलियन बोर्ड हो सकता है. चार्ज ये है कि बड़े बड़े बोर्ड जो हैं अपने बड़े प्लेयर्स को बचा लेते हैं मैच फिक्सिंग में. ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा, चाहे वो पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हो, इंडिया के बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं, जिनकी काफ़ी बात हुई थी कि वो मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व थे, कुछ रिकॉर्डिंग्स भी मिली. लेकिन बोर्ड को लगता है कि अगर मैच फिक्सिंग में पड़ गए तो हमारा क्रिकेट खत्म हो जाएगा. तो कहीं ना कहीं आपको लगता है बोर्ड्स भी इसके पीछे बड़े नामों को बचाने में उन्होंने एक कॉन्क्रीट एफर्ट लिया है? बोर्ड को भी बिल्कुल मुर्द इल्जाम आपको ठहराना पड़ेगा, बोर्ड को भी ब्लेम करना पड़ेगा. बोर्ड्स को अब ये सोचना पड़ेगा कि अगर हमें प्योर करना है तो हमने कहीं ना कहीं लाइन ड्रॉ करनी होगी, चाहे प्लेयर कितना भी बड़ा हो. हमने एक सबसे पहले बिल पास कराना है, लेजिस्लेशन, क्रिमिनल एक्ट बनाना है. जैसे साउथ अफ्रीका में गुलाम बोडी को जेल हो गई, वो भी एक प्लेयर था, उसने प्लेयरों को ऑफर किया, उसने प्लेयरों को गंदा करने की कोशिश की, पकड़ा गया, वो जेल में है. तो आपको जेल टर्म करनी, बोर्ड को किसी भी ऐसे प्लेयर को सपोर्ट नहीं करनी होगी जिसके ऊपर एलिगेशंस है. पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, इधर पावर ऑफ डिनाइल इतना जबरदस्त है, पॉलिटिशियंस कुछ भी कर देते हैं, कभी आज तक कोई नहीं मानता कि हमने गलती की है. यही हमारे सारे लोग, जितने ड्राइवर हैं, जितने वर्कर्स हैं, जब ये यूएई में जाते हैं, इंग्लैंड में जाते हैं, तो पूरा लॉ को फॉलो करते हैं. यूएई में कितने स्ट्रिक्ट लॉ हैं. गाड़ी सी आप गलत जगह पार्क कर दो या गलत जगह सिग्नल तोड़ दो, आपको 1 मिनट में जुर्माना हो जाएगा 5,000 दिरहम, और वो बड़े खुशी 5,000 दिरहम भी देते हैं, जेल टर्म भी पूरी करते हैं. लेकिन वही ड्राइवर जब पाकिस्तान, इंडिया में आता है तो वो सिग्नल भी तोड़ता है, वायलेट भी करता है ट्रैफिक रूल्स को. तो हमें अब एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, हमें एक इसको क्रिमिनल एक्ट बनाकर सख्त सजा देनी पड़ेगी. और जिस तरह बोर्ड आप बोल रहे हो, बोर्ड्स भी पहले बोर्ड्स ने भी बड़ा सपोर्ट किया है प्लेयर्स को, वो अगर सपोर्ट करना छोड़ेंगे तभी इंटरनेशनल क्रिकेट और हमारी क्रिकेट, जिसको लोग लाखों करोड़ों फैंस देखते हैं और उसकी सेंसेशनलिज्म में जाते हैं कि आखिरी बॉल पे डिसीजन हो रहा है, तो जब आप ऐसे एलिमेंट्स को दोबारा वापस लाओगे, चाहे वो कुछ भी ना कर रहे हो, तो सस्पिशंस कभी भी खत्म नहीं हो. जेमी ये पॉसिबल है जो शाहिद भाई कह रहे हैं, बिल्कुल सही. शायद मुझे लगता है कोई उनसे डिसएग्री नहीं करेगा, आप और मैं भी सहमत होंगे कि बोर्ड को यहाँ पर होना पड़ेगा, सख्त होना पड़ेगा. पर क्या स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान जैसी कंट्री में ये हो सकता है? बड़े प्लेयरों को तो बचाना ही पड़ेगा, क्योंकि बड़े प्लेयर का मतलब है बड़े कनेक्शन, बड़े पॉलिटिकल कनेक्शन मतलब बीसीसीआई से कनेक्शन. तो ये इकोसिस्टम ही कुछ ऐसा है कि शायद मुश्किल ना हो पाए. और दूसरी बात यह है कि बड़े प्लेयर्स इक्वल द कॉमर्स, इक्वल्स द इकोनॉमी ऑफ द गेम. क्या, और मैं उनके नाम नहीं ले रहा उन बड़े प्लेयर्स को, आप जानते हैं इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि भाई कोई डेफेमेशन केस ना आ जाए ना हमारे ऊपर, तो मैं उनका नाम नहीं ले सकता. क्या लगता है, ये पॉसिबल है, चेंज कर सकते हैं? पॉसिबल है, पर हाँ, जैसे कि हम जानते हैं हमारे एशिया में है, साउथ एशिया में बहुत ही मुश्किल है, फॉर द रीजन यू ऑलरेडी आउटलाइन. लेकिन इट विल टेक सम वेरी एक तो देखो, अगर हम बातें करें, अगर ये शुरुआत हो गया ये लीगल प्रोसेस, तो इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं. आपको सरकार आएगा, उसमें कानून आएगा, लॉ मेकर्स, then you'll get to of course the financial clout of the various boards. पर अगर मेरा ये मानना है, अगर ये एक बार ये कहीं ना कहीं ये शुरू हो गया ना, it'll take a very brave judge, जो कि है हमारे देश में, इंडिया में है, हम जो पाकिस्तान में भी होंगे. If one person takes
I'm not referring to the ones we've had in the past without taking names, जो कुछ players के fan भी थे, but it'll take a man with a very tough spine or a woman with a very tough spine to get the talks going. एक बार ये शुरू हो गया और एक कहीं ना कहीं से एक example मिल गया बहुत बड़े player का, तो I think it will, because now the crisis जो है वो इतना बड़ा हो चुका है. अब बात करें श्रीलंका, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कहीं भी हो, ये है. और जितनी हम देख रहे हैं लीग्स आ रहे हैं, यू सी ये जो स्पॉट फिक्सिंग की बात हो रही है, यूएई T10 में हुआ है, अफगानिस्तान प्रीमियर लीग में हुआ, तो जहां भी ये लीग्स, यूएस में मैंने सुना है वहां भी खुले में हो रहा है ये लीग्स है वहां पे. तो कहीं ना कहीं इसको रोकने के लिए कॉल्स विल हैव टू बी टेकन. और ये बात सिर्फ कोई बोर्ड की नहीं है, आईसीसी की नहीं, इट विल हैव टू स्टार्ट जो देश की जो सरकार है ये वहीं से होगा. अगेन नॉट वेरी इजी, स्पेशली हमारे इंडिया पाकिस्तान में, बट कहीं ना कहीं अगर सरकार जो है वो ले इनिशिएटिव तो असर पड़ सकता है. बिल्कुल. अच्छा, इंटरेस्टिंग, क्योंकि आपने इन लीग्स के बारे में बात की, ये तो अब जाहिर हो गया है जितने केसेस हमारे सामने आ रहे हैं कि ये जो T20 T10 टाइप लीग्स है ना, दीज आर हॉट बेड्स ऑफ फिक्सिंग. और इसके बारे में हमारे ये न्यूज़ क्लिक में एक लंबी चर्चा भी हुई थी. अगर आप उस चर्चा में इंटरेस्टेड हैं तो आप देख सकते हैं, वो इसी हमारे यूट्यूब चैनल में है, फेसबुक पर भी है, या बल्कि इस कमेंट सेक्शन में हमने कोशिश की है उसका लिंक भी डाल दें. मेरे काबिल दोस्त अर्जुन पंडित ने बात की थी टिम विगमोर के साथ, जिन्होंने क्रिकेट 2.0 किताब भी लिखी है. तो अगर आप वो चर्चा सुनना चाहते हैं कि कितनी गंदगी है इन T20 लीग्स में, चाहे वो डोपिंग को लेकर हो, फिक्सिंग को लेकर, तो आप वो लिंक पे ज़रूर क्लिक करें. हमारे कमेंट सेक्शन में वो लिंक आपको देखने को मिलेगा. शायद भाई आपके पास वापस आता हूँ, कैसे किया जाए इन T20 और T10 लीग्स को कंट्रोल. अमूमन क्या होता है, ये आईसीसी के अंडर नहीं आती, डोमेस्टिक की आती, कहीं तो डोमेस्टिक बोर्ड के अंडर भी नहीं आती. अब मैं इंडिया का ही आपको एग्जांपल ले लूं. अब जब ऐसी सिचुएशन होगी कि जो डोमेस्टिक लीग है उसका मालिक ही बीसीसीआई प्रेसिडेंट होगा और उसका सन इन लॉ ही फिर स्पॉट फिक्सिंग कर रहा होगा, तो जब इतनी डीप रूटेड है ये चीज़ें, कैसे हटेंगी इन T20 लीग से. इंटरनेशनल क्रिकेट तो ठीक है आप देख लोगे, इन लीग से कैसे हटाओगे आप. बहुत मुश्किल काम है, इसलिए कि लीग्स मशरूम्स की तरह ग्रो करती हैं. एक अजमान में लीग हो गई, सुना है वो तो सिर्फ टीवी चैनल ने ही शुरू करवाई थी वो अजमान में लीग, और इतनी ब्लेटेंट उसमें फिक्सिंग हो रही थी कि आधी पिच पे जाके रन आउट हो रहे थे, जान करके चौके खा रहे थे, जान करके स्टंप हो रहे थे, आधी पिच पे जाके शॉट खेल रहे थे. तो उसको रोकना बड़ा मुश्किल है. इंडिविजुअल कंट्री को ही चाहिए कि वो ऐसी लीग्स को जो हो रही है उनको रोके. और फिर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की ड्यूटी बहुत ज्यादा हो जाती है. वो आए दिन मुख्तलिफ T20 लीग्स को, T10 लीग्स को अलाउ कर देता है, परमिशन दे देता है, और उन सबको फिर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. जब आप 20-25 लीग दुनिया में हो रही होंगी, आप कितना कंट्रोल करोगे. आईसीसी कितनी पुलिसिंग करेगी, कहाँ जाएगी, किस तरह रुकेगी, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा. तो आपको इन लीग्स को रोकना होगा. हर मुल्क की अपनी अपनी एक ही लीग हो और वो खुद मुल्क उसका जिम्मेदार हो, उस लीग का, उसका बोर्ड जिम्मेदार हो उस लीग का, और उसको क्लीन एंड क्लियर करे. अदरवाइज बड़ा फास्ट ऐसा हो जाएगा कि लोगों का जो इंटरेस्ट है और लोगों का जो कॉन्फिडेंस है लीग्स के ऊपर और क्रिकेट मैचेस के ऊपर, वो कहीं खत्म ना हो जाए. एक दफा वो खत्म हो गया तो फिर उसको क्रिकेट को नॉन सीरियस लेना शुरू कर देंगे लोग. जेमी, आप बोलना चाहते थे कुछ? नहीं, एक मेरा सवाल आप दोनों के लिए है. I don't know, it's not the answer, but अगर betting legalize हो जाए, इससे क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है? निखिल, you been asking the question. मैं इसलिए मैंने ये सोचा था जेमी इसके बारे में, मैंने ये फिक्की की स्पोर्ट्स कमेटी में मैं आई वाज पार्ट ऑफ दैट कमेटी जिन्होंने ये प्रपोजल इंडियन गवर्नमेंट को दिया भी था. सो हमने इस पे 1 साल काम किया था कि मेक बेटिंग लीगल. मुझे लगता है उस बेटिंग लीगलाइज करने से फायदा ये है कि भाई जो इतना इलीगल पैसा घूम रहा है देश में, वो कम से कम एटलीस्ट गवर्नमेंट को आ जाएगा. दैट इज वन एडवांटेज आई सी. लेकिन क्या फिक्सिंग रुकेगी? मुझे नहीं लगता, बिकॉज अगेन आई टेक यू टू समथिंग लाइक सेरिया में आप चले जाएं, इटली में बेटिंग लीगल है, ठीक है, या यूके में चले जाएं, लेकिन वहाँ नहीं रुकी है. इतनी बड़ी लीग सेरिया, इटालियन लीग, जहाँ पर यूवेंटस जैसे बड़े बड़े क्लब्स वो गिल्टी ऑफ फिक्सिंग मैचेस, इवन दो बेटिंग इज लीगलाइज. सो बेटिंग लीगलाइज, आई डोंट नो इफ इट कैन स्टॉप फिक्सिंग. एक मतलब वो पार्ट हो गया, जो करप्ट है आदमी वो तो करप्ट रहेगा, बट हाँ एक रेवेन्यू स्ट्रीम जरूर हो सकती है. आई मीन दैट इज माई थॉट. आई डोंट, शाहिद भाई आपका क्या कहना है इसमें? देखो, इंग्लैंड में लीगलाइज्ड है बैटिंग, ऑस्ट्रेलिया में लीगलाइज्ड है बैटिंग, और वहां पे गैम्बलिंग एक्ट भी हैं. अगर आप उस गैम्बलिंग एक्ट की वायलेशन करोगे, जैसे 2010 में मजहर मजीद और सलमान बट आसिफ और आमिर ने किया, तो उनको जेल टर्म हुई. तो आपको कोई ऐसी लानी पड़ेगी कि जिससे लीगलाइज भी हो जाए और आप फिक्सिंग भी रोको. और उसमें आप ये एक चीज हो जाएगी कि कोई बैटिंग करेगा तो किसी प्लेयर को इन्वॉल्व ना कर ले, किसी टीम को इन्वॉल्व ना कर ले,
उसको रोकना बड़ा फिर मुश्किल हो जाएगा और फिर जरूरी भी हो जाएगा। लेकिन है एक लिमिट, एक हो सकती है लिमिट के साथ अगर आप बैटिंग अलाउ करेंगे जिसमें प्लेयर्स का और टीमों को इन्वॉल्वमेंट ना हो, तो जाहिर है मुल्क को रेवेन्यू मिलेगा। पाकिस्तान में चूंकि इस्लामिक लॉ है, तो अंडर इस्लामिक लॉ में बैटिंग इलीगल है, मना है, तो पाकिस्तान में आप नहीं कर सकते, कहीं और आप करें। लेकिन उसको इस तरह कर्व करें या इस तरह उसको इन्वेस्टिगेट करें या इस तरह उसको उसके रूल्स बनाए कि वो प्लेयर्स को, टीमों को इन्वॉल्व ना करें। अच्छा, थोड़ा ना शाहिद भाई, मैं नॉस्टैल्जिया, इसमें हम हमेशा कुछ किस्से कहानी भी सुनते हैं, मैं 90s में ले जाऊंगा आपको। शारजा का टाइम था, ठीक है, हम तो टीवी पे देखते थे, आपने कवर भी किए होंगे वहाँ पर मैचेस, जब हम ट्राई सीरीज ये देखते थे, उस वक्त जो फिक्सिंग थी ना वो टॉप पर थी। कभी आप ऐसा हुआ जब आप एज अ जर्नलिस्ट थे, या आपने कोई किस्सा सुना हो या आपने कोई चीज़ें देखी हो, चाहे प्लेयर्स का नाम ना लें, पर आपने देखा ये ये सब चीज़ें, आपको ऐसे डाउट हुआ कि नहीं भाई कुछ गड़बड़ तो हो रही है? मैंने अपना पहला टूर ही 2002-2003 में किया था। हाँ। उस वक्त तक शारजा क्रिकेट तकरीबन खत्म हो चुकी थी, लेकिन हाँ, जो जर्नलिस्ट वहाँ कवर करते थे वो बताते हैं कि एक ऊपर वाला फ्लोर होता था, वहां पे सारे रेट्स ओपन होते थे, कितनी पेटी लगा रहे हो, कितनी ये लगा रहे हो, ये बड़ी कॉमन टर्म्स थी वहां पे। तो एक जर्नलिस्ट, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट थे, उन्होंने सोचा चलो मैं भी 1000 दरहम जाके लगा के आऊं शर्ट पे, मेरी तरफ से 1000 दरहम लगाओ। तो एक आदमी पान खा रहा था, उसने पान की पीक थूकी साइड में, उसने कहा बड़े मियां यहाँ से जाओ, 10,000 दरहम हमसे ले लो, लेकिन शर्ट मत लगाना आइंदा। अच्छा, नहीं किससे तो मैं जेमी, पता नहीं आपको किससे याद है नहीं, मैंने तो एक कॉलम पढ़ा था, अयाज मेमन जो बड़े जाने माने क्रिकेट जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक कॉलम लिखा था जब अजहर का फिक्सिंग में नाम आया था, तो उन्होंने एक कहानी लिखी थी, शायद हमारे दर्शकों को भी अच्छी लगे। उन्होंने लिखा था कि पहली बार जब वो अजहर से मिले ना, कि नए नए जब अजहर डेब्यू कर रहे थे शुरू में, तो होटल लॉबी में मिले, तो वो बाहर शॉपिंग के लिए जा रहे थे, तो अजहर ने बोला कहाँ जा रहे हो आप? उन्होंने कहा मैं शॉपिंग के लिए जा रहा हूँ। तो अजहर भी उनके साथ गए, तो कहते हैं मॉल में वो लैकॉस्ट या ये वो जो ब्रांडेड टी शर्ट्स थी, तो बोले थे मैं जब खरीद रहा था तो अजहर वो शॉक की इतनी महंगी टी शर्ट कोई क्यों लेता है भाई, तो उन्होंने बोला मैंने उसको सिखाया कि एक ब्रांड होता है, ब्रांड के इतने पैसे होते हैं। तब वो इतना नाइव था, इतना कुछ पता नहीं था। इसे नेक्स्ट मेरे को जो शारजा से किस्सा, उन्होंने फिर वो स्टोरी को आगे बढ़ाया कि कुछ साल बाद शारजा का वो किस्सा उन्होंने नरेट किया कि स्टैंड में अजहर को एक किसी बंदे ने घड़ी पहनी थी, उसको पसंद आई, पूछा कि कितने की है, उसने कहा कुछ इतने लाख की है। अजहर ने कहा रुको, गए उतने कैश लेके आए और वो कैश दिया और वो ब्रांडेड घड़ी लिए। तो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अजहर हु न्यू नथिंग अबाउट ब्रांड्स टू दिस पर्सन हु स्टार्टेड लविंग ब्रांड्स, चाहे वो अरमानी के सूट्स हों या आपका क्या कहते हैं ओमेगा की वॉचेस हों। तो वो दिन याद आते हैं आपको जब हम देखते थे क्या एक नॉन गैंगस्टर बैठा होता था क्राउड में, मतलब वो भी दिन होते थे, ओपनली बैठते थे। तब से आप मतलब चीज़ें तो चेंज हुई हैं बट फिक्सिंग नहीं किया। नहीं, बिल्कुल फिक्सिंग तो लेट डिस्कस। बल्कि यहाँ पे मैं एक चीज दिखाऊंगा आपको, देयर इज अ बुक कॉल्ड द बैंजो प्लेयर्स। ये बुक की कॉपी मिलना बहुत बहुत मुश्किल है। अच्छा। तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू हैव गॉट अ कॉपी। ये रिटन बाय 2 साउथ अफ्रीकन जर्नलिस्ट। इसमें पूरी डिटेलिंग की है कि कहाँ फिक्सिंग शुरू हुई थी, किस फॉर्म में। एंड दिस बुक रिटन इन 2001, बिल्कुल हैंसी क्रॉनिये केस के बाद। तो इसमें इट्स अ फैंटास्टिक बुक। आई होप इट इज अवेलेबल वाइड स्प्रेड। तो इसमें डिटेलिंग लिखी है कि हाउ इट गोज अराउंड, हाउ क्रॉनिये वाज कॉट, हाउ इसमें सलीम मलिक, शेन वॉर्न का जिक्र है, मार्क वॉकर, ऑल दीज प्लेयर्स। तो बात की है, आई रिमेंबर, खैर हम तो छोटे थे, हम देखते थे टीवी ब्लैक एंड व्हाइट में, मैच इन शारजा, इट पैन्स अक्रॉस एंड देयर आर दीस गाइस, यू जस्ट नो, यू डोंट नो हु दे वर। आपको लगता है यार ये कहीं वो बॉलीवुड के विलन टाइप लगते हैं। फिर मालूम पड़ा बाद में कि हाँ ये विलन ही है एक टाइप के। मतलब वो माहौल जो है डिफरेंट था। वहां पे बॉलीवुड के बहुत सारे फिल्म स्टार्स भी थे, आई एम श्योर पाकिस्तानी फिल्म स्टार्स वहां पे थे। बट आई रिमेंबर आपने भी बात किया मोहम्मद अजहरुद्दीन की, 2015 वर्ल्ड कप जहां पे मैं पहली बार शाहिद भाई से मिला, निखिल आप भी वहां पे थे। तो वेलिंगटन में मैं होता है जब नॉन मैसिव आपको कुछ स्टोरीज निकालनी पड़ती है, तो किसी ने मुझे कहा था कि एक फॉर्मर न्यूजीलैंड प्लेयर है रॉबर्ट बैंस, इनकी एक शूटिंग और शर्टिंग की दुकान है, बहुत फेमस है वो। मैं गया तो बात किया मैंने, वो वहीं खड़े थे, वो फैंटास्टिक रेंज ऑफ क्लोथ्स। तो मैंने कहा हैव एनी प्लेयर्स कम? बोला हाँ, अर्ली 90s में इंडियन टीम आई थी। हु केम? बोला शास्त्री, तेंदुलकर, मांजरेकर, अगर आए थे। अगर was such a cool customer, it's like he knew everything about all the designs. मैंने कहा हाँ, उसने आते ही बोला यार ये 8-10 ये जैकेट्स पैक करो, सबसे महंगी। और मैंने पूछा will you be paying by cash or card? बोला कार्ड। और उन्होंने जेब से
इतनी बड़ी जो है ना रोल ऑफ यूएस क्रिस्प यूएस डॉलर्स, और उन्होंने बस ये फटाफट से बोला आई टेक इट, और मैं शॉक था। तो आई एम सेइंग इट्स जस्ट एन एनेक्डोट, बट यू कैन गेट अ सेंस ऑफ वो अजहर जो अर्ली 80s में आए थे, यू नो, यू कैन टेल फ्रॉम हैदराबाद, यू नो, रॉ 8-10 साल बाद वो डॉलर्स में खेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यू दिस इज व्हाट द स्टोरीज ऑल एड अप टू अ पिक्चर ऑफ अ मैन हु हैज वी नो हैड अ वेरी सैड एंड टू हिज करियर। तो हाँ, आई थिंक मैच फिक्सिंग एंड स्पॉट फिक्सिंग 200 साल से जुड़ी है इस खेल से। चलिए 200 साल से जुड़ी है। लास्ट सवाल शायद भाई आपसे पूछेंगे, जैसे जेमी कह रहे हैं ना 200 साल से जुड़ी है, और लगता नहीं हम कितनी भी बातें कर लें कि आप ये लॉ ले आओ, ये चीज़ ले आओ, कैन यू रियली एलिमिनेट इट? डू वी हैव टू लिव विद द रियलिटी? जैसे अब बात हो रही ना कोरोना की, कि भाई कोरोना तो हमेशा रहेगा, हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी पड़ेगी, कोरोना कहीं नहीं जा रहा। तो कुछ वैसी ही कहानी है यहाँ पे भी। बिल्कुल ऐसा ही है, रियलिटी यही है कि आप मैच फिक्सिंग को और वो जो ल्योर है, वो जो ऑफर्स हैं, वो जो अट्रैक्शन है पैसे में, वो आप नहीं रोक सकते। प्लेयर की इनर स्ट्रेंथ होती है, हमारी आपकी अपनी इनर स्ट्रेंथ है, जिसकी वजह से हम अट्रैक्ट नहीं होते मुख्तलिफ चीजों की तरफ। तो वो इनर स्ट्रेंथ प्लेयर्स को अपनी बढ़ानी होगी, बोर्ड्स को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, खत्म नहीं होगी, कम जरूर हो सकती है। चलिए शाहिद भाई, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। आप कराची से हमारे साथ जुड़े, बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके, होपफुली आगे भी करेंगे। जेमी, थैंक यू सो मच ऑल्सो फॉर ज्वाइनिंग अस, और आप सबका भी कि संडे उम्मीद करेंगे कि हमने आपका संडे थोड़ा बेहतर बनाया, जो भी आप कर सकते हैं घर पे। और अगर आपको कुछ कमेंट्स हैं कि हम शो को कैसे बेहतर करें, या फिर इस शो से जुड़े या आपके कोई सजेशंस हैं, वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालें। हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट जो हमारा संडे को शो आएगा उसमें आपके कमेंट्स भी पढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, वंस अगेन। जेमी, आपका भी।